नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, आईबीपीएस, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, यूपी कैटेट, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज का हमारी जो क्लास रहने वाली है वो धान से रहने वाली है, जिसको राइस कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि धान में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 6 से 7%, 8 से 10%, 10 से 12% या 11 से लेके 15%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि सभी सब्जेक्ट की सीरीज आप लोगों को उपलब्ध रहेगी, ठीक है। एक एक कर हर सब्जेक्ट की आप लोगों को वीडियो मिलेगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है धान में हुलिंग प्रतिशत होता है। आपको बताना है धान के अंदर हुलिंग प्रतिशत कितना होता है? 45%, 66%, 70% या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हुलिंग प्रतिशत जो होता है वो 66% होता है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 66% नहीं दिया है तो 2/3 भाग भी दे सकता है, तभी भी आप इसको करेक्ट कर ले जाएंगे। धान को क्या कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए। धान को कहा जाता है ब्राउन राइस, ठीक है। क्या कहा जाता है? ब्राउन राइस कहा जाता है, ठीक है। एक होता है चावल। चावल को क्या कहते हैं? चावल के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। चावल को कहा जाता है व्हाइट राइस, ठीक है। व्हाइट राइस कहा जाता है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से धान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन, ओराइजेजिन, एल्ब्यूमिन या जीन? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है, यह परिवार सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है, ओराइजेनिन। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी धान की प्रोटीन, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। ग्लूटीन क्या है? ग्लूटीन किसकी प्रोटीन है? ये हो जाएगी गेहूं की प्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लूटीन कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। और इसी के द्वारा जो चपाती रोटी बनती है वो फूलती है, ठीक है। ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, उसके माध्यम से ही चपाती रोटी फूलती है। एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ये जौ के अंदर पाई जाती है और जीन जो होती है ये मक्का के अंदर पाई जाती है, ठीक है, मक्का। तो इन सब क्वेश्चनों को भी आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। धान का अंकुरण प्रकार है, ठीक है। आपको बताना है जर्मिनेशन टाइप्स राइस, इपीजियल होता है, हाइपोजियल होता है, उपयुक्त दोनों होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है। दोस्तों एग्जाम में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग अब जुड़ चुके हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर के साथ। यहाँ पे हर वीडियो आप लोगों को कंप्लीट कराई जाएगी, हर सब्जेक्ट की कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हाइपोजियल, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप याद रखेंगे मटर, मटर को भी याद रखेंगे। और इसके साथ आप याद रखेंगे चना, इसके साथ आप याद रखेंगे मक्का, और एक चीज धान को भी याद रखेंगे, ठीक है, धान याद रखेंगे। और एक याद रखेंगे
मूंगफली, ठीक है, एक मूंगफली। इन क्रॉप को याद रखेंगे जिनका अंकुरण प्रकार होता है हाइपोजियल, ठीक है, बी के साथ जाएगा। ईपीजीएल की बात कर लेते हैं, जितनी भी खरीफ वाली दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है, खरीफ वाली दलहनी फसलें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ईपीजीएल टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और यहां पे रबी की जितनी फसलें होती हैं वो हाइपोजियल होती हैं, दलहनी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है धान में ब्लूमिंग के लिए तापमान होना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो धान के लिए ब्लूमिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। ब्लूमिंग का अर्थ होता है जिस समय धान हमारा फ्लावरिंग स्टेज पर होता है तो उस समय का टेम्परेचर पूछ रहा है कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, साढ़े 20 से लेके 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 26.5 से लेके 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो औसत की बात करें, औसतन तापमान धान के लिए कितना चाहिए, तो औसतन तापमान धान के लिए चाहिए हमको 21 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये औसतन तापमान होता है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान धान की खेती के लिए कितना होना चाहिए, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अधिकतम तापमान धान की खेती के लिए 36 से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे पूछा ब्लूमिंग यानी कि फ्लावरिंग के समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए धान की खेती के लिए, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 26.5 से लेके 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है बोरो ऋतु में धान की बुआई किस समय की जाती है। आपको बताना है बोरो की बुआई किस समय करते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के धान, तीन प्रकार के धान होते हैं। एक होता है अस धान, एक होता है अमन धान, ठीक है, एक बुआई का समय होता है बोरो, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, अस अमन बोरो। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं बुआई का समय, ठीक है, बुआई का समय, और एक तरफ लिख दे रहे हैं कटाई का समय, ठीक है, कटाई का समय। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, यानी कि अस की बुआई कब करते हैं, ये करते हैं, एक चीज से आप याद रखेंगे, एक ट्रिक याद कर लेंगे, मजून, ठीक है, मजून, ये आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। और इसमें लिख लेंगे सनम, ठीक है, सनम, ठीक है। अब इस ट्रिक से देख सकते हैं कि काफी अच्छा है कि अस की जो बुआई करते हैं वो कब करते हैं, मई और मार्च और अप्रैल में करते हैं, ठीक है, मार्च और अप्रैल में करते हैं। यहां पर अमन की जो बुआई करते हैं जून और जुलाई में करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और यहां पर बोरो की जो है बुआई का समय नवंबर और दिसंबर में करते हैं, ठीक है। आपको एक कॉपी कलम में लिख लेना है कि नवंबर और दिसंबर में किसकी बोरो की बुआई करते हैं। अब कटाई का समय यहाँ पे देखेंगे, अमन की जो कटाई करते हैं ये कब करते हैं, सितंबर और अक्टूबर में करते हैं, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में करते हैं। और अमन की कटाई कब करते हैं, नवंबर और दिसंबर में करते हैं। और यहाँ पे बोरो की जो कटाई करते हैं वो कब करते हैं, मई जून के महीने में करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे बोरो का पूछा है तो बोरो का आप लोग आसानी से, यहाँ पे बोरो लिखा हुआ है तो इसकी कटाई पूछा है, बुआई चाहे कटाई दोनों पूछे तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नवंबर और दिसंबर में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बुआई का समय बोरो का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक चीज और यहाँ पे देख लेंगे कि कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में सर्वाधिक धान की बुआई किस सीजन में करते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा धान की जो बुआई है वो अमन में करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं, अमन में करते हैं, ये आपको याद रखना है, ना कि अस और बोरो। सबसे ज्यादा बुआई अमन के सीजन में करते हैं, वो भी कब, खरीफ के सीजन में, ठीक है। और जो वर्षा ऋतु वाला होता है समय, उसी समय इसको बुआई करते हैं भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है धान में SRI विधि द्वारा कितने दिनों में
अंतराल पर की जाती है। रोपाई आपको बताना है कितने दिन पर करते हैं या नर्सरी तैयार हो जाती है SRI विधि में। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है, 30 से 35 दिन, 21 से 25 दिन, 10 से 12 दिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बहुत ही नज़दीकी अंतर होता है, यानी कि यहाँ पे दिया है 10 से 12 दिन का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेपोग विधि का अगर पूछता, ठीक है, तो ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि डेपोग विधि से कितने दिन पर नर्सरी तैयार हो जाती है। तो 11 से लेके 14 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन बच्चों की तरह इस वीडियो को देख रहे होंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन राइस के अंदर आने वाले हैं जो कि हर बार एग्जामों में पूछा जाता है। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार उठाया जाता है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि धान में डेपोग विधि द्वारा बुआई करने पर बीज दर रखते हैं 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पे ये हेक्टेयर दिया है, इसको वर्ग मीटर में कर लीजिएगा। ठीक है, क्या वर्ग मीटर में आपको करना है, इस बात को आपको याद रखना है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 3 किलोग्राम जो बीज लगता है। ठीक है, ये बीज दर आप याद रखेंगे डेपोग विधि के लिए। यहाँ पे ड्रिलिंग द्वारा, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि ड्रिलिंग द्वारा कितना बीज लगता है, तो 60 किलोग्राम याद रखेंगे। और संकर बीज कितना लगता है, तो 15 किलो बीज लगता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, संकर धान के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन काफी आसान है, आप लोग हंसते हंसते इसको कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है ओराइजा ग्लेवरिमा के मुख्य उगाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है ओराइजा ग्लेवरिमा जो प्रजाति है ये मुख्य रूप से कहां पर उगाई जाती है, भारत में, जापान में, इंडोनेशिया में या अफ्रीका में। तो बात कर लेते हैं भारत में जो उगाई जाती है जाति, उसको कहते हैं ओराइजा इंडिका। ठीक है, इंडिका भारत में उगाई जाती है। जापान में कौन सी उगाई जाती है, तो जापानिका जो होती है ये कहाँ उगाई जाती है, ये जापान के अंदर उगाई जाती है, इसको आप याद कर लेंगे। इंडोनेशिया में कौन सी प्रजाति उगाई जाती है, तो इंडोनेशिया में जमानिका उगाई जाती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन ओराइजा ग्लेवरिमा जो होती है ये अफ्रीका में उगाई जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अफ्रीका में उगाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है धान के खेतों में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है। काफी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग आसानी से दे सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो देखते हैं CH4, CH3, CO2 या CO, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH4, ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बासमती चावल का परीक्षण भार होता है। आपको बताना है बासमती चावल का परीक्षण भार, टेस्ट वेट कितना होता है। टेस्ट वेट कितने बीजों को कहते हैं, यानी कि 1000 बीजों को, 1000 बीजों के भार को क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहा जाता है। यानी कि 1000 अगर बीज ले रहे हैं उसका भार कितना होगा, वही हमारा टेस्ट वेट कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा है बासमती चावल का टेस्ट वेट 10 ग्राम, 21 ग्राम, 25 ग्राम या 30 ग्राम। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग 21 ग्राम दे रहे हैं आंसर, यानी कि बी ऑप्शन पर जा रहे हैं, वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो बासमती चावल का परीक्षण भार होता है 21 ग्राम। एक होता है सीड इंडेक्स, एक होता है सीड इंडेक्स। ये क्या चीज होता है, ये भी हम बता चुके हैं पीछे की वीडियो में। यानी कि 100 बीज के भार को क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 25 ग्राम भी दिया हुआ है एक ऑप्शन। तो ये हो जाएगा जो चावल का टेस्ट वेट जो होता है, ठीक है, वो हो जाएगा 25 ग्राम। अगर बासमती चावल का पूछ रहा है तो 21 ग्राम। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है धान में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, DAP या यूरिया।
इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धान में जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है वो किस रूप में प्राप्त होती है, NH4 धन आयन के रूप में प्राप्त होती है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक चीज और, यानी कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अमोनियम सल्फेट। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, ये आपको याद होना चाहिए। और 24% क्या होती है, यहाँ पर सल्फर की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर सल्फर भी पाया जा रहा है और अमोनियम भी पाया जा रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। काफी इजी और आसान क्वेश्चन है। धान की गुणसूत्र संख्या आपको बताना है। 2n बराबर कितना होता है। ठीक है, 2n बराबर कितना होता है ये आपको बताना है। 24, 36, 42 या 56। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, यानी कि 2n बराबर कितना होता है 24। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है H2S की विषाक्तता के कारण धान की फसल में कौन सा रोग हो जाता है। यानी कि सल्फर की अधिकता के कारण आपको बताना है कि कौन सा रोग हो जाता है। सल्फर की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है। तो ब्लाइट होता है, पत्ती धब्बा रोग होता है, जड़ विगलन रोग होता है, अगोची रोग होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सल्फर की अधिकता के कारण अकोची रोग हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 का निम्नलिखित में से किसमें पडलिंग की क्रिया करते हैं। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। पडलिंग की क्रिया पूछा है, किसमें की जाती है, धान में, गेहूं में, जौ में या बाजरा में। तो इसका आंसर आप लोग दें, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धान में। पडलिंग की क्रिया किसमें करते हैं, धान के फसल में करते हैं। यानी कि उर्वरकों के ह्रास को बचाने के लिए या खरपतवारों में कमी लाने के लिए एक प्रकार की धान में पडलिंग की क्रिया करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है धान की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए 3 से 4 पीएच, 4 से 6 पीएच, 6 से 7 पीएच या 7 से 8 पीएच। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार एग्जामों में आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4 से 6, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धान देखिए अम्लता पसंद करता है। ठीक है, अम्लता पसंद करता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अमोनिया युक्त उर्वरक धान पसंद करता है। ठीक है, और धान के साथ कुछ फसलों को और आप याद रखेंगे जो कि इस पीएच मान के लिए 4 से 6 पीएच मान अच्छी समझी जाती हैं। एक तो हो गया धान, इसके साथ आप याद रखेंगे चाय, इसके साथ याद रखेंगे आलू। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि 4 से 6 पीएच मान पर अच्छा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो डेपोग विधि सर्वप्रथम किस देश द्वारा बनाई गई, तो आपको बताना है। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई, भारत, चीन, यूएसए या फिलीपींस। तो चीन के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, जानते भी होंगे कि संकर धान का जनक कौन है। तो संकर धान का जनक कौन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे डेपोग विधि को सर्वप्रथम किस देश द्वारा लाया गया, तो ये हो जाएगा फिलीपींस, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही हैं तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, और अगर कुछ आप लोगों को और एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। तो देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से धान है क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि धान एक खरीफ सीजन की फसल है और यह एक नाम इसका बड़ा लेकिन काम इसका छोटा, यानी कि ये एक प्रकार का शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है।
कह रहा है SRI प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NE बोरलॉग द्वारा, M स्वामीनाथन द्वारा, HD पीटर द्वारा या HD लियोनाने द्वारा। ठीक है, ये लियोलाने रहेगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, HD लियोनाने। इनके द्वारा SRI प्रणाली को विकसित किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और सेकंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। 2 पार्ट में हम इसको वीडियो को बना रहे हैं धान की खेती का। एक ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद कल आप लोगों को सेकंड पार्ट इसका मिल जाएगा, जो कि धान की खेती पूरा कंप्लीट करवा देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, धान की प्रथम उत्परिवर्तित यानी कि म्यूटेंट किस्म कौन सी है? IR8, जया, जगन्नाथ, पूसा, बासमती 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जगन्नाथ जो किस्म है ये धान की उत्परिवर्तित किस्म है, यानी कि म्यूटेंट किस्म है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और आप याद रखेंगे, पहली हाइब्रिड बासमती धान, पहली हाइब्रिड बासमती जो धान हो जाएगा उसको भी आप याद रखेंगे, PRH10। ठीक है, ये जो है धान की किस्म है जो कि पहली हाइब्रिड बासमती धान है। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। कल आपको इसका बचे हुए जो क्वेश्चन है धान के अंदर उसको कल करवा दिया जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन राइट से नहीं आने वाला है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है और दिया जाता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी लोग अपने यार दोस्तों या जो भी सहपाठी हैं उन सबके पास आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।